हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 16 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों आप लोगों के रिवीजन के लिए हमने खबरी ऐप पर एक चैनल बनाया है जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमसे खबरी ऐप पर जुड़ सकते हैं। और दोस्तों इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से हम खबरी ऐप पर डेली करंट अफेयर की ऑडियो डालेंगे जिसको आप सिर्फ 3 से 4 मिनट में इसका पूरा रिवीजन कर सकेंगे। और दोस्तों खबरी ऐप पर आपको हमें कैसे फॉलो करना है तो इसके बारे में भी हम आपको भी बताते हैं। ये दोस्तों ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है हमें, तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पर जो ये लिंक दी गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑडियो रिवीजन करके, ये जो लिंक दी गई है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम सीधा पहुँच जाएंगे प्ले स्टोर पर। और प्ले स्टोर पर ये यहाँ पर आ जाएगा इंस्टॉल करने के लिए, तो इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है खबरी ऐप को। तो जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो थोड़ी ही देर बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद फिर से आपको उस लिंक पर जाना है। इसे हम यहाँ पे कट करेंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई थी उस पर हमको फिर से एक बार क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम उस एप्लीकेशन पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को शुरू कर लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर आगे बढ़ें के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा जो खबरी ऐप पर चैनल है वो यहाँ पर आ जाएगा यूपी एग्जाम क्रेजर। और यहाँ पर जो ये बटन दिया गया है फॉलो करें, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे फॉलो करें पर, तो हम यहाँ पर फॉलो कर लेंगे। और इसके बाद जो यहाँ पर घंटी दी गई है इस पर भी आपको क्लिक करना है, जिसके लिए जो भी हम ऑडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो दोस्तों इस तरह से आप खबरी ऐप पर हमें फॉलो कर सकते हैं और सभी वीडियोज़ की जो ऑडियो है वो आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में साहन राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियन बन गए, यह उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आगरा से। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज के यश दयाल की IPL 2022 में कितने करोड़ में नीलामी की गई? तो 3.2 करोड़ रुपए में इनकी नीलामी की गई है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 यानी 2021 के पूरी साल के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको केवल जनवरी 2022 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को CAA विरोधी प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ जारी वसूली नोटिस को वापस लेने के निर्देश कब दिए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 11 फरवरी 2022 को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने साल 2022 का पहला सैटेलाइट कहां से लॉन्च किया? तो अभी जो है इसरो ने आंध्र प्रदेश से पहला 2022 का सैटेलाइट लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी से बदलने का लक्ष्य रखा? तो साल 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, UNEP ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? तो अभी जो है UNEP ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र राज्य के साथ समझौता किया। अगला क्वेश्चन है, मद्रास उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में यानी मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुनीश्वर नाथ भंडारी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राहुल बजाज का निधन हो गया, वह किस कंपनी के पूर्व चेयरमैन थे? तो जो राहुल बजाज हैं ये बजाज कंपनी के पूर्व चेयरमैन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत के किस शहर का परफ्यूम न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज का। 14 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के कन्नौज के मेड इन इंडिया परफ्यूम को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के हिस्से के रूप में न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया। न्यूयॉर्क में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया रणधीर जायसवाल ने परफ्यूम विकास खन्ना बाय जिघराना के लॉन्च का अनावरण किया। और दोस्तों जो कन्नौज है ये अपने खास तरीके के इत्र के लिए विश्व भर में मशहूर है, यानी इसकी जो प्रसिद्धि है ये पूरी दुनिया में है और कई देशों में यहाँ से परफ्यूम बेचा जाता है। और अभी जो है पहली बार अमेरिका में कन्नौज यानी यूपी का जो शहर है कन्नौज, वहाँ से इत्र भेजा गया है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कब भेजा गया, 14 फरवरी 2022 को ये इत्र भेजा गया है, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। और दोस्तों ये जो कन्नौज का इत्र है जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में भेजा गया, इसको किसने बनाया है? तो विकास खन्ना बाय जी घराना ने इसे बनाया है, यानी जी घराना का ये नया इत्र है। और दोस्तों ये जो इत्र है ये लौंग, इलायची, जायफल, चंदन, चमेली और गुलाब जैसे तत्वों का एक अनूठा मिश्रण है जो सदियों से भारत की अनूठी महक को परिभाषित करता आया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका में पहली बार भारत से यानी उत्तर प्रदेश के कन्नौज से इत्र भेजा गया है। अगला क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की अधिकतम संख्या है, यानी पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो राजस्थान ये पहले स्थान पर है। पिछले साल 31 मार्च तक 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया था। यहाँ पर बात की जा रही है पूरे देश की, जिसमें सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से 4.16 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया था। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से सबसे ज्यादा घरों का विद्युतीकरण किया गया, और कितना? तो 1,23,682 घरों का। इसके बाद छत्तीसगढ़ रहा जहां पर 65,373 घरों का विद्युतीकरण किया गया, और तीसरे नंबर पर रहा उत्तर प्रदेश जहां पर 53,234 घरों का विद्युतीकरण किया गया। चौथे स्थान पर असम है, पांचवें स्थान पर बिहार, और छठवें स्थान पर महाराष्ट्र, सातवें स्थान पर ओडिशा और आठवें स्थान पर मध्य प्रदेश। तो यहां से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सौभाग्य योजना के तहत कौन सा राज्य सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से घरों का विद्युतीकृत करने में पहले स्थान पर रहा? तो ये रहा राजस्थान। दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जहां पर 53,234 घरों का विद्युतीकरण किया गया है। किस माध्यम से? तो सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से। अब दोस्तों यहाँ पर जो सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम है, तो स्टैंड अलोन सिस्टम क्या होता है? तो दोस्तों स्टैंड अलोन पावर सिस्टम, जिसे रिमोट एरिया पावर सप्लाई के रूप में भी जाना जाता है, ये उन स्थानों के लिए ऑफ द ग्रिड बिजली प्रणाली है जो बिजली वितरण प्रणाली से सुसज्जित नहीं है, यानी जहां पर बिजली उपलब्ध नहीं है वहां पर बिजली पहुंचाने की ये एक तकनीकी है। अब दोस्तों ये जो स्टैंड अलोन सिस्टम होता है इसमें कई तरीकों से बिजली पहुंचाई जाती है। कौन कौन से तरीके होते हैं? तो सौर पैनलों का उपयोग करके बिजली पहुंचाई जाती है। इसके अलावा पवन चक्की है, भूतापीय स्रोत, सूक्ष्म संयुक्त गर्मी और शक्ति, माइक्रो हाइड्रो, और इसके अलावा डीजल या जैव ईंधन जनरेटर का उपयोग करके भी बिजली पहुंचाई जाती है। और ये जो तरीके हैं ये स्टैंड अलोन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों ये जो स्टैंड अलोन सिस्टम होता है इसमें क्या होता है? तो इसमें जो ऊर्जा का भंडारण होता है वो आमतौर पर बैटरी के रूप में किया जाता है। तो स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से जो विभिन्न तरीकों से बिजली पहुंचाई जाती है, तो उनमें से जो एक तरीका था सौर आधारित, तो यहाँ पर उसी की बात की गई है कि जो राजस्थान है ये सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से सबसे अधिक घरों का विद्युतीकरण करने वाला पहला राज्य रहा, और वहीं सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम से घरों का विद्युतीकरण करने के मामले में जो उत्तर प्रदेश है ये तीसरे स्थान पर रहा। अब दोस्तों यहाँ पर जो सौभाग्य योजना है तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सौभाग्य योजना क्या है और इसे क्यों शुरू किया गया था? तो दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर 2017 को, आपको ध्यान रखना है कि सौभाग्य योजना ये कब शुरू हुई थी? तो 25 सितंबर 2017 को। तो इसे जो है देश के हर गांव और हर जिले को विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो अच्छे से ध्यान रखना है 25 सितंबर 2017 को इसे शुरू किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पौराणिक महत्व वाले मणि पर्वत के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया। ये पर्वत उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या में। हाल ही में अयोध्या स्थित पौराणिक महत्व वाले मणि पर्वत के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया। पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित प्राचीन मणि पर्वत रामनगरी अयोध्या के प्रसिद्ध सावन झूला मेला का मुख्य केंद्र है। यहाँ प्राचीन टीले पर भगवान राम जानकी का एक मंदिर भी है। मणि पर्वत की पौराणिकता को संरक्षित करने के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा 45 लाख रुपए आवंटित किए गए। जीर्णोद्धार से पहले चरण में मणि पर्वत के गर्भगृह तक पहुंचाने वाली सीढ़ियों का मिर्जापुर के लाल पत्थरों से नवीनीकरण किया जा रहा है और दूसरे चरण में मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर अन्य परिसरों की मरम्मत की जाएगी। तो दोस्तों, अयोध्या में स्थित जो मणि पर्वत है, इसका अगर पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो काफी ज्यादा महत्व है और प्राचीन काल से ही इस मंदिर के टीले पर भगवान राम जानकी का एक मंदिर भी है। तो ये काफी ज्यादा प्राचीन काल से ही चर्चित है और आस्था की दृष्टि से इसका काफी ज्यादा महत्व है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो मणि पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है, तो अयोध्या में ये स्थित है। और दोस्तों, अभी ये चर्चा में क्यों आया, तो इस वजह से क्योंकि पुरातत्व विभाग द्वारा 45 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं इस मणि पर्वत और जो मंदिर है वहां पर उसके जीर्णोद्धार हेतु, यानी इसका विकास करने के लिए जो है पुरातत्व विभाग द्वारा 45 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। और यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो मणि पर्वत है यहाँ पर किसका मंदिर है, तो भगवान राम जानकी का एक यहाँ पर मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे किशनगंज दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। कुश्ती अकादमी भारत में सबसे बड़ी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगी। इस परियोजना की स्थापना 30.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी। अकादमी खिलाड़ियों को बेहतरीन खेल सुविधाएं मुहैया कराएगी और आने वाले समय में कई उभरते पहलवानों को चैंपियन बनने का मौका देगी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि रेल मंत्रालय जो है देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने जा रही है। कहां पर की जाएगी? तो किशनगंज दिल्ली में अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित की जाएगी। और इसके लिए अगर देखा जाए कि लागत कितनी आएगी तो 30.76 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार आपातकाल लागू किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा में। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 14 फरवरी 2022 को इमरजेंसी एक्ट लागू कर दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कोविड स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ ट्रक वालों के विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने हेतु राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। और दोस्तों, कनाडा में पहली बार इमरजेंसी एक्ट लागू किया गया, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कनाडा में जो है 14 फरवरी 2022 को पहली बार इमरजेंसी एक्ट लागू किया गया और इस टाइम पर कौन प्रधानमंत्री हैं? तो जस्टिन ट्रूडो ने जो है आपातकाल की घोषणा की है। अब दोस्तों, कनाडा में आपातकाल क्यों लगाया गया? तो दरअसल कनाडा में कोविड वैक्सीन को अनिवार्य बनाए जाने और लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर प्रदर्शन जारी है। पिछले 3 हफ्तों से ट्रकों और दूसरे वाहनों के साथ हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ की राजधानी ओटावा की सड़कों को बंद कर दिया है और इससे क्या है कि जनजीवन ठप हो गया है। तो सरकार ने जो प्रदर्शनकारी हैं इनको रोकने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। अब दोस्तों, आपातकाल यानी इमरजेंसी से संबंधित हमारे देश में यानी भारत में क्या प्रावधान है और हमारे देश में कब कब आपातकाल की घोषणा की गई, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो देखते हैं कि भारत में आपातकाल की जो घोषणा है वो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो दोस्तों, भारत में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है। कौन कौन से? पहला है राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है राष्ट्रपति शासन यानी स्टेट इमरजेंसी और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब दोस्तों, भारत में जो इमरजेंसी लगाई जाती है तो किस अनुच्छेद के तहत कौन सी इमरजेंसी लगाई जाती है, यानी इसका जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो सबसे पहली जो है राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी। तो राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? तो ये है 352 में। वहीं अगर देखा जाए कि स्टेट इमरजेंसी, तो स्टेट इमरजेंसी का प्रावधान है 356 में। और इसके अलावा जो वित्तीय आपातकाल है यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसका अनुच्छेद इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन है 360 में।
दोस्तों यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 352 में है। स्टेट इमरजेंसी अगर पूछा जाए तो 356 में है, और वित्तीय आपातकाल अगर पूछा जाए तो 360 में है। अब दोस्तों भारत में कितनी बार इमरजेंसी लगाई जा चुकी है, तो भारत में अभी तक 3 बार इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। कब कब लगाई गई, तो पहली बार लगाई गई थी 26 अक्टूबर 1962 को। कब आपको ध्यान रखना है, 26 अक्टूबर 1962 को चीन के युद्ध के दौरान। दूसरी बार लगाई गई थी 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के युद्ध के दौरान। कब लगाई गई थी, ध्यान रखना है 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के युद्ध के दौरान। और तीसरी बार जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो लगाई गई थी 25 जून 1975 को, 25 जून 1975 को। और ये क्यों लगाई गई थी, तो आंतरिक अशांति के कारण ये इमरजेंसी लगाई गई थी। तो यहां से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो इमरजेंसी है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है, कितनी बार भारत में लगाई गई और पहली बार भारत में कब लगाई गई। अब दोस्तों अभी जो है कनाडा में पहली बार इमरजेंसी लगाई गई, तो कनाडा के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कनाडा की कैपिटल क्या है, तो ओटावा कनाडा की कैपिटल है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। और कनाडा की करेंसी क्या है, तो कनाडियन डॉलर कनाडा की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित एक शोध से पता चला कि असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में प्रकाशित एक शोध से पता चला कि असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं ज्यादा कार्बन उत्सर्जित कर रहा है। इस शोध के अनुसार जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होगी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की कार्बन अवशोषित करने की क्षमता और कम होती जाएगी। इससे पहले यह पाया गया था कि अमेज़न वर्षावन कार्बन अवशोषित करने की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी एक रिपोर्ट आई और वहां पर यह बताया गया कि जो असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं ज्यादा ये कार्बन उत्सर्जित करता है। और ऐसे में क्या होगा कि जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होगी तो जो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसके कार्बन अवशोषित करने की क्षमता और कम होती जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक मई 2022 में प्रकाशित की जाएगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स के द्वारा। बिल गेट्स द्वारा लिखित हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक इस वर्ष मई 2022 में प्रकाशित की जाएगी। पुस्तक में बिल गेट्स ने विशिष्ट कदमों के बारे में लिखा है जो केवल भविष्य की महामारियों को रोक सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में दुनिया भर में सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करें। उनकी अंतिम पुस्तक यानी इससे पहले उनकी जो अंतिम पुस्तक थी वो कौन थी और कब जारी की गई थी, तो हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशंस वी हैव एंड द ब्रेक थ्रूज वी नीड, ये इनकी पुस्तक थी इससे पहले जो कि फरवरी 2021 में जारी की गई थी। ये जो पुस्तक है बिल गेट्स द्वारा लिखित हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये किसके द्वारा प्रकाशित की जानी है, तो ये जो पुस्तक है ये पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और नोपफ द्वारा अमेरिका में प्रकाशित की जानी है। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक ये किसके द्वारा लिखित है, तो बिल गेट्स द्वारा ये लिखित है जिसे मई 2022 में प्रकाशित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नए अध्यक्ष कौन बनी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गीता मित्तल। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश गीता मित्तल को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। वहीं न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल और एथलीट एसडी मुदगिल को समिति का सदस्य भी चुना है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्व न्यायाधीश जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की गीता मित्तल को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। दोस्तों टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1926 में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष संसदीय सभा ने किस देश के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर को 5 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के। एक विशेष संसदीय सभा ने हाल ही में जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर को 5 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है। राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर को संसद के
निचले सदन के सदस्यों और जर्मनी के 16 राज्यों के प्रतिनिधियों की एक विशेष सभा द्वारा बहुमत से चुना गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी के राष्ट्रपति के तौर पर फिर से किसे चुना गया, तो फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर को दोबारा से यानी दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। दोस्तों जर्मनी से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी की कैपिटल क्या है, तो बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। जर्मनी की मुद्रा यानी करेंसी क्या है, तो यूरो जर्मनी की करेंसी है। और जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन बन गए, तो फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर जर्मनी के प्रेसिडेंट बन गए। और जर्मनी के चांसलर कौन है, तो ओलाफ स्कॉल्ज जर्मनी के चांसलर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। संस्कृति मंत्रालय 15-16 फरवरी 2022 को भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर हैदराबाद में अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसका उद्घाटन पूर्वोत्तर क्षेत्र के संस्कृति, पर्यटन और विकास मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम आदि की प्रतिभागी शिखर सम्मेलन का हिस्सा रहेंगे। यह आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि संस्कृति मंत्रालय 15-16 फरवरी 2022 को भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर हैदराबाद में अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। तो दोस्तों ये थे 16 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, यूपी में महिला पुलिसकर्मियों के लिए किस नाम से एसिड प्रूफ बॉडी प्रोटेक्टर बनाए गए। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, प्रज्वला नाम से। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मरु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है बिहार। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।